आज हम लोग लाइव प्रोसेसेस चैप्टर अपना कवर करने वाले हैं। तो यार ये चैप्टर भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो लाइव प्रोसेस चैप्टर अपना उतना हार्ड चैप्टर है नहीं, तो इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी, है बड़ा चैप्टर है तो लेंथी चैप्टर है, तो इसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लाइव, देखो यार अपना बेसिक आप लोग जानते हो, तो लाइव प्रोसेस होता क्या आप जानते हो यार? जो वो प्रोसेस जो इंक्लूड करते हैं हमारा रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और बहुत सारी अदर सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज जो हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। क्या? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं परफॉर्म करते। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अपना लाइव प्रोसेस। ठीक है, इसे हम लोग अपना लाइव प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि लाइव प्रोसेस होता कैसे? तो हम लोग को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन है सबके लिए। तो उस न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो चीजें होती है जो जो जब हम लोग कोई किस चीज को इनटेक करते हैं उससे हमें जो पावर मिलता है फॉर वर्किंग, तो ये सारी चीजें होती है न्यूट्रिशन, जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी चीज। तो यार न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ये सारी चीजें जो खाना खाते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर the inorganic materials such as carbon dioxide is used up to synthesize organic food by process, or the process of producing, for example, green plant or use। यार इतना हम लोग को ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। ये उस टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज हुआ रहता है। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी वॉट और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड बाय अभी और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड बनता है कौन सा प्रोसेस से? और फोटोसिंथेसिस से। और ये सारी चीजें किस कौन परफॉर्म करता है? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। इससे हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेड देयर ओन फूड और व्हिच यूजेस द ऑर्गेनिज्म, द द द ऑर्गेनिज्म व्हिच, ये होता है मतलब द mode of nutrition in which the organism made or make their own food is known as autotrophic mode of nutrition। organism which uses autotrophic mode of nutrition are autotroph। so simply ये हम लोग ये करते हैं। अब क्या क्वेश्चन अराइज करता है? हाउ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑफर्स यूजिंग अ प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो सनलाइट क्या करता है? सनलाइट हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है और क्लोरोफिल क्या करता है? उस सनलाइट एनर्जी को खींचता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो, और वाटर इज ऑक्सीडाइज, और वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसको रिलीज, वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, और सॉइल के द्वारा वाटर लिया जाता है। तो द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इज द क्लोरोप्लास्ट। तो जो जगह फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। समझ गए गाइस? तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो द they contain green color pigment known as chlorophyll that traps sunlight for। और क्लोरोफिल उस जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके, तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी आती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन को आउट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन आउट कर दिया जाता है। ओके, और फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है किसमें? इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, तो ये हमारा है, ये हम लोग ने पूरे स्टेप्स कर लिए। लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग नोन एज स्टोमाटा व्हिच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैस। जो एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ पे हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है स्टोमाटा के द्वारा। ये एक तरह से लंग्स बोले जा सकते हैं, क्योंकि स्टोमाटा इज सराउंडेड बाई गार्ड सेल, और इसके पास क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। ओके, गार्ड सेल क्या होते हैं? ये जो दो आप देख रहे हो, फिर ये भी मैंने ग्रीन ले लिया है। तो ये जो ये आप जो रेड कलर से देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये जो आप देख सकते हो ना रेड कलर से, ये हो गया हमारा गार्ड सेल। मैंने यहाँ पे हरा कलर से कर दिया, मैंने गलत कर लिया, लेकिन छोड़ो यार, तो मैं आपको बाद में। तो ये जो हमारा होता है गार्ड सेल। ओके,
अब गार्ड सेल हमारा, इसके अंदर क्या होता है, जो गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग करता है स्टोमाटा में, ओके, ये हेल्प करता है गार्ड सेल की वजह से। ये जो गार्ड सेल क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, ओके। तो इसी द्वारा ओपनिंग होता है जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज होता रहता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे, स्टोमाटा का पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा तो हम लोग ने देख लिया। अब जो पूरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है जो कि इम्पोर्टेंट है गाइस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो CO2 होता है हमारे पास, H2O जो वाटर निकाला जाता है, उसको क्या किया जाता है, सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल में है, क्लोरोफिल जो ये हमारा है वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। और जो ये टोटल इक्वेशन बन के वो निकला C6H12O6 प्लस O2 जो हमारा प्लस O2 जो हमारा निकलता है। तो ये हमारा टोटल इक्वेशन है जो कि हमारा शुगर है, ग्लूकोज स्टार्च जो हमारा निकल, ग्लूकोज जो निकल रहा है C6H12O6। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, सिंपली मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपना हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कि इतना हार्ड नहीं है, इसको हम लोग सिंपली समझ जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशन होता है, ये उस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। ये ऑर्गेनिक, और या फिर ये देख सकते हो कि इसके अंदर ऑर्गेनिक फूड का इंटेक होता है, समझ गए। इसमें कोई आउट जैसे कि कोई और फूड नहीं दिया जाता, इसमें ऑर्गेनिक फूड का भी इंटेक होता है। तो इसमें हम लोग जो 3 टाइप के आपके न्यूट्रिशन देखेंगे वो होगा हमारा पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। तो हम लोग पहले होलोजोइक देख लेते हैं। ये उन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड, ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, मतलब एक समझो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि, और हम लोग एक होल फूड लेते हैं और ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी, और वो क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये ह्यूमन बींग्स होलोजिक न्यूट्रिशन की तरह से लेते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका एमीबा। एमीबा आप लोग देखते हो एक तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म, फिर वो उसका भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्यूडोपोडिया बहुत सारे वो फिर ऑर्गेन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अपने बॉडी से निकाल के फेंक देता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या खाता है, वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होता है, वो और कोई नहीं लेता। जैसे वो डेड और कोई डिकेइंग मैटर, मतलब समझो कोई सड़े हुए पेड़ हैं या फिर कुछ मतलब आपके कुछ मतलब डिकेइंग मैटर, जैसे कोई कोई चीज है, जैसे कि अब बहुत सारे देखते हो फल, ये सब सारी चीजें जो सड़ जाती है, ये सब चीजों पे क्या होता है, ये सारे जैसे कि एग्जांपल आपको फंगी। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिज्म is a nutrition in which organism feed on living host। इसमें क्या होता है, जिंदा ही ऑर्गेनिज्म पे वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को बिना मारे हुए, बिना कुछ किए हुए उनके ऊपर फीड करते हैं। अच्छा भाई, तो इस ये कैसे होता है, आप देखते होंगे कि यार बहुत सारे ट्रीज पे पीले पीले करके जो ये आ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ट्रीज के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये वो उस ट्रीज को मारते नहीं, लेकिन उनका न्यूट्रिशन खींचते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, कैसकटा, ओके। तो आप लोग समझ गए हो, इसी के साथ हम लोग ने ये भी आपको समझा दिया। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ये कैसे होता है भाई, इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है। तो ये न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और एंड एट एनस, ओके। तो ये हमारा फ्रॉम माउथ, ये पूरा स्टार्ट होता है हमारा माउथ से और एनस तक, जैसे ये प्रोसेस इंक्लूड करता है। अच्छा, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल जिसके द्वारा ये सब होता है, तो ये हमारा माउथ जो फर्स्ट पार्ट है। फिर होता है हमारा फेनिक्स, फेनिक्स जो ये है। ओएसोफेगस फूड पाइप, जो हमारा फूड पाइप है। उस पर हमारा होता है स्टोमैक, जो हम लोग ये स्टोमैक देख सकते हैं, ये आपका। फिर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर का भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर होता है हमारा रेक्टम और एनस। ये सारे हैं पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के। What is the first portion of an alimentary canal? And ये सारे आप देख सकते हो, ये सारे माउथ का पार्ट है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिंग फूड क्या होता है, फूड डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, माउथ से। हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, जो हम लोग ने पढ़ा, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, एब्सॉर्ब बाय एंड we need biological catalyst known as enzymes, biological
कैटलिस्ट मतलब एंजाइम जो कि इन ब्रेक डाउन में हमें मदद करते हैं, जैसे कि सलाइवा भी हम लोग लेते हैं तो माउथ कंटेन सेरेब्ररी ग्लैंड दैट सिक्रीट सलाइवा, और सलाइवा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हम लोग फूड का डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। फूड का स्टार्च के लिए, फूड के लिए स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, ये स्टार्च को क्या करता है, सिंपल शुगर्स में ब्रेक करता है, क्योंकि स्टार्च एक बहुत ज्यादा ऐसा मटेरियल है जो सिंपल शुगर्स में ब्रेक करना जरूरी, नहीं तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। तो फूड देन पासेस बाय एसोफेगस, जो एसोफेगस हमारे फूड पाइप होता है उसके द्वारा कहाँ जाता है, वो हमारे स्टोमक में जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब फूड का जो मूवमेंट होता है इनसाइड एसोफेगस ऑकर्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, और एसोफेगस में जाता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस इज नोन एज पेरिस्टलिस पेरिस्टलिस पेरिस्टेलिसिस। अच्छा, पेरिस्टेलिसिस होता है इसको, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, फूड जाता है तो देखना मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका। तो उसके बाद स्टमक क्या करता है, तो स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है, जो स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन करता है, दैट सिक्रीट म्यूकस। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट्स करते हैं। आप देखते हो बहुत जो थिनर लेयर होती है उसी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एचसीएल और पेप्सिन। ये पेप्सिन क्यों, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और प्रोटीन भी ऐसी चीज नहीं, उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। आफ्टर स्टोमक, food then enters into a small intestine. Small intestine is larger in herbivores due to cellulose digestion compared to carnivores. तो carnivores तो अरे यार ये कार्निवोर का दिया, इसका उतना नहीं। फूड क्या करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अच्छा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, थोड़ा मोड़ा तो आपका हो जाता है, आपका स्टोमक में ही हो जाता है, फिर आपका पैनक्रियास, ये सारी चीजों में आपका धीरे धीरे आपका, लेकिन मेन जो आपका होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, ये सारे मेन मटेरियल्स का कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, पैनक्रियास से क्या रिसीव फ्रॉम क्या रिसीव करता है, सिक्रीशन रिसीव करता है, किससे, क्या, बाइल फ्रॉम द लीवर और फ्रॉम पैनक्रियास एंड बाइल फ्रॉम द लीवर। तो bile helps in emulsification of fats, whereas pancreas secrete enzymes such as trypsin। और bile क्या करते हैं, bile जो रिलीज हुआ रहता है, ये टाइप का एंजाइम होता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेशन में, मतलब जो पैनक्रियास जो ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज करता है वो अपने प्रोटीन, इंटेस्टाइनल वॉल ऑल्सो कंटेन ग्लैंड्स दैट सिक्रीट इंटेस्टाइनल, और जो इंटेस्टाइनल वॉल होता है जो अंदर में, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फीचर होता है बिली, आप लोग ये याद रखना, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। और जो ये फूड के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा important है, and the unabsorbed food is then transferred to large intestine, whereas water is absorbed, the unabsorbed food large intestine में ट्रांसफर किया जाता है और उसके द्वारा वाटर को एब्सॉर्ब कर दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द एनस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के द्वारा आपके एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और वो आपको एक्सक्रीशन हो जाता है। अपना जो अपना रेस्पिरेशन जो पार्ट था वो अभी हम लोग कवर करेंगे। हम लोग ने अपना डाइजेशन वाला पूरा प्रोसेस कवर कर लिया था, तो रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, इज नोन एज। देखो, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें ह्यूज एनर्जी रिक्वायर होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ये क्या होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है किसके लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, टू रिलीज एनर्जी। अब ये कैसे होता है, ये देखो, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। अब ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। ये कहाँ गया, पायरोवेट। अब ये क्या हुआ, पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये किस में बढ़ गया, एब्सेंस ऑफ O2 in yeast, in muscles,
प्रेजेंस ऑफ O2। और उसके बाद क्या हुआ, ये एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी हो गया, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी हो गया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। लैक ऑफ O2 जहाँ पे होगा वहां पे लैक्टिक एसिड होगा, एब्सेंस ऑफ O2 होगा वहां पे होगा इन ईस्ट एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और ये जो हमारा प्रेजेंस ऑफ O2 है वो हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होगा। ये जो सारे केसेस जो यहाँ पे बताए गए, जिस ये पूरा केसेस, चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये पॉइंट। पहले तो जो ये प्रोसेस है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन रेस्पिरेशन। ये आपको समझ जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं आया तो मैं आपको चुटकी में समझा दूंगा। तो यार ये बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो पायरुवेट जो हम लोग का बनता है उसका जो ब्रेक डाउन होता है, देखो ये ग्लूकोज है और ये पायरुवेट है, तो जो पायरुवेट बनता है इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो पायरुवेट क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होता है, वो क्या बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। एज दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज known as aerobic anaerobic respiration. When the pyruvate is broken down in the carbon dioxide and water in presence of oxygen is known as aerobic respiration. तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होता है एथेनॉल और मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद रखना, क्योंकि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उस रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, जहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ब्रेकडाउन होगा कहाँ पे, ऑक्सीजन का प्रेजेंस पे, इसलिए उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। सिंपल पार्ट है, क्लियर हो रहा है? ओके। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी एट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो टोटल एनर्जी रिलीज फॉर्म होती है वो होती है, टू प्रोसेस इज यूज्ड अप टू सिंथेसाइज, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज यूज्ड अप टू सिंथेसाइज द एटीपी। जो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस लिए, ये एटीपी जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है ये भी एक टाइप की एटीपी होती है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से पूरी तरह से सिंथेसाइज करने के लिए एटीपी एक टाइप की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक टाइप की एनर्जी, ये टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस जिस तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये जो इस पूरे प्रोसेस में इसको इसलिए यूज किया जाता है कि वो एटीपी को सिंथेसाइज कर सके। अच्छा, कंपेयर टू एनिमल, प्लांट यूज टोमेटो टू एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सचेंज ऑकर थ्रू डिफ्यूजन। तो एनिमल्स में तो आप देखते हो एनिमल्स में तो आप देखते हो कि लंग्स के द्वारा हम लोग ये करते हैं डिफ्यूजन, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब रेस्पिरेशन डिफ्यूजन सॉरी, तो हम लोग अपना रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा वो करते हैं। और जो प्लांट्स होता है बहुत ज्यादा स्किन के साथ भी करते हैं। तो जो प्लांट्स होता है वो किसके साथ करते हैं, वो करते हैं अपना स्टोमाटा के द्वारा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा वो अपना पूरा प्रोसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, इजीली समझ लेंगे यार चुटकी बजा के, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है और जल्दी से मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे जाता है मैं आपको ये चेन में बता देता हूँ। देखो सिंपल सा बात है यार, यहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरमेंट आपकी नेजल कैविटीज मतलब नॉस्ट्रिल के द्वारा नेजल कैविटीज में जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, फेनिक्स में ट्रेवल करता है। फेनिक्स आप देखते हो, फेनिक्स एक वहां पे पाइप रहता है जैसा। उसके बाद ये क्या करता है, ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से जाता रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, ब्रोंकी जो पाइप जैसी रहती है, ब्रोंकी से क्या करता है ये, ब्रोंकी से जाता है ये ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल से ये क्या करता है, एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली, एल्वियोली कहाँ होती है, जो होती है लंग्स के अंदर में, आप देख सकते हो एकदम छोटे पार्ट होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे शायद डायग्राम दिया होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, नीचे डायग्राम अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा ये भी। तो ये हमारी एल्वियोली से आती है। उसके बाद ये क्या करता है, ये हमारा जो एल्वियोली है ये क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर देता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर चल जाती है और ऑक्सीजन को ये अपने पास रख लेता है। और ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। और ब्रोंकियोस क्या होता है,
फिर से क्या होता है, ब्रोंकियल्स के द्वारा ऊपर जाता है, फिर ब्रोंकी पे, और ब्रोंकी से वापस ये ट्रैकिया में जाके, ट्रैकिया जो हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर अंदर होता है वो होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया से फिर ये फेनिक्स, फेनिक्स से अपना नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद अपने ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन्वायरमेंट में हो जाता है। ये आपका सारा प्रोसेस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ह्यूमन पिगमेंट हेमोग्लोबिन, जो हेमोग्लोबिन आप देखते हो ये ज्यादातर ब्लड में हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो ये है, ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। इसलिए हम लोग का क्या बोला जाता है कि हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर इसकी कमी हो गई एक्सक्यूज मी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा पूरी तरह से। हाँ, ऐसा नहीं ऑक्सीजन लेकिन नहीं पहुंच पाएगा। और ये क्या करता है, बॉडी से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है। कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के द्वारा, लेकिन सो इट इज यूजली ट्रांसपोर्टेटेड एंड डिजॉल्व फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डिजॉल्व फॉर्म में इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। ऑफकोर्स ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देख लेते हैं आप अपना। देखिए ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यार ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू। देखो ब्लड क्या होता है ना, कि ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है, जो क्या करता है, फूड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सेट्रा ये कंटेन करके ट्रांसपोर्ट करता रहता है अपनी पूरी बॉडी में। एनर्जी जितनी है वो सारी ब्लड की वजह से होती है। ब्लड बहुत सारी चीज, ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल होते हैं, ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे गोल करके ब्लड सेल होते हैं, गोल करके, समझ गए। उसके अंदर भी आपका एक ऐसा गोल होता है, समझ गए। अभी कुछ ज्यादा गंदा मैंने बना दिया है। तो ये आपका ऐसे होता है, ओके। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, और अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन इन द बॉडी। और ये ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले ही करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन में। हार्ट ही तो रोल प्ले करता है आपका इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे ये जो हार्ट है हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, ओके। आप लोग एनिमल्स का एग्जांपल मत लेना, उनके बहुत। और इसमें क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं। ये देखो, ये जो हमारा एक एट्रियम है, और ये जो हमारा 2 एट्रियम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये है, जो हमारा ये 2 वेंट्रिकल है, समझ गए, ओके। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड करता है। और जो लेफ्ट, और जो रिसीविंग ब्लड इट रिलैक्सेस। और जब ब्लड ये वो करता है रिसीव, तो वो रिलैक्स हो जाता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरे थ्रू आउट द बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, पंप्स करता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, वो कहाँ से होता है, अपर राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम से आता है, ओके, सुपीरियर वेना कवा द्वारा। और और ये क्या होता है, अपर राइट एट्रियम इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल में चल जाए। अच्छा, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड फ्रॉम द ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, वो क्या करता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, भेज देता है आपका लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। तो आपको पूरा कुछ समझ में आ गया। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो यार, आपका जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आता है, आपके यहाँ पे आता है, ओके। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब ये जो यहाँ से आता है ना, यहाँ से आपका, यहाँ से घुसता है और यहाँ से घुसता है, ये पल्मोनरी वेन से आपका, ओके। पल्मोनरी वेन्स जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से घुसता है। उसके बाद क्या होता है आपका, कि ये आपका घुसा, यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रिसीव किया, उसके बाद ये रिलैक्स हो गया। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या कहाँ चल जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। कहाँ से पहुंचाता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये यहाँ से जाके ये अरोटा, जो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका निकल गया, ये अरोटा से निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अरोटा से निकलने के बाद, अरोटा से निकलने के बाद, अब ये हमारा हो गया
अब उसके बाद क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में पहुंचता है। ओके, राइट एट्रियम में, और जो इंफीरियर वेना कावा से भी ये राइट एट्रियम में पहुंचता है। ओके, अब आप समझ रहे हो। और जो फिर क्या होता है, ये राइट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स होता है। ये क्या करता है, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पंप। ये अपने आप को रिलैक्स नहीं करता, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में अपना ब्लड को भेजता है। ओके, ये लेफ्ट एट्रियम में अपने ब्लड को भेजता है, और लेफ्ट एट्रियम में नहीं, राइट वेंट्रिकल में अपने ब्लड को भेजता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से पूरे पूरे बॉडी में नहीं, लंग्स में जाके, पूरे लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड करता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लड का। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो आपको पूरा हार्ट का समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मुझे बता देना। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ज्यादा जरूरी पढ़ लेते हैं, और ये एनटीएससी में भी आया है, आप देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। यार हम लोग एक चीज देख लेते हैं, डबल सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो डबल सर्कुलेशन तो इम्पोर्टेंट होगा, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा भाई, जो हम लोग के दो साइड हार्ट होते हैं वो उसको इसलिए सेपरेट किया गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो। ऑफ कोर्स भाई, भाई साहब यही तो मेन थिंग है भाई, समझ गए। तो यही चीज को हमको समझना है। तो द इनवर्टिब्रेट्स, द द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग जिसके पास इनमें ब्लड ट्वाइस ट्वाइस ट्रेवल करता है इस साइकिल में, एंड दिस इज डिफाइंड एज, तो ये इसी ही हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये क्या होता है, लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में पहुंच के ऑक्सीजनेटेड होके फिर ये ऑक्सीजनेशन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, और ये फिर हमारे बॉडी में पूरी तरह ट्रांसफर हो जाता है। अब जो बॉडी में यहाँ से ट्रांसफर हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे, यहाँ से आके ये यहाँ लंग्स पे जाएगा, तो लो O2 हाई CO2, और यहाँ पे हाई, फिर यहाँ से आके ये यहाँ से आके फिर ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। तो समझ गए सिंपली। तो ये हमारा आपको मैंने समझा दिया। और यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट ये आप देख सकते हो, यहाँ पे द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ SG। ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें आपको पढ़ने की जरूर जरूरत है। आर्टरी, तो आर्टरी क्या होती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या होता है, ये पूरी बॉडी में। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज आप जानते हो, वन सेल थिक स्मॉल वन सेल थिक स्मॉलेस्ट वेसल्स, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स। ये वेन के बारे में, दे कैरी, ये जो कैपिलरी होती है थिक स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है, ये वेसल्स होती है पतली पतली, ये क्या होती हैं, ये वो एक सेल की बनी रहती है, और ये थिक होती हैं, स्मॉल स्मॉल भी होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती है। ये जो वेन होता है, ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में, ये भी दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, और ये क्या करते हैं, ये बॉडी से ब्लड लेके आते हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, और जो सिर्फ ये जो बाकी आर्टरीज होती है ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, पर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। और कैपिलरीज क्या करता है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग सेल में, उसके लिए हेल्प करता है। ये क्या करता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज दोनों उल्टा करती हैं काम। पल्मोनरी वेन क्या करता है, आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी जो कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज आपकी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। दे हैव थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव वॉल्स। इनके पास थिक वॉल्स होते हैं और इनके पास वॉल्व नहीं होते, जबकि दे डू नॉट हैव वॉल्स। कैपिलरीज के पास भी वॉल्व, दे हैव थिन वॉल्स एंड आल्सो पोजेसेस वॉल्व्स। तो वेन के पास क्या होता है, वॉल्व्स होता है। तो इसके साथ मैंने आपका ये भी खत्म कर दिया है, आपका मैंने रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस खत्म कर, ये ट्रांसपोर्टेशन का, सॉरी। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर से बता देना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ बता देना भाई, नहीं बताओगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हैव जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। प्लांट्स के पास क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स क्या करता है, जाइलम क्या करता है,
वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो देख सकते हो यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट, जाइलम ही मेन ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करता है आपको। और जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स। वेसल्स क्या होते हैं जिसके द्वारा वो, और ट्रैकिएट्स बहुत सारे कंटेन करता है जिसके द्वारा वो अपने वाटर को ट्रांसफर करता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। आप लोग जो ऊपर के पार्ट्स ऑफ द प्लांट से होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लीफ, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एरियल होते हैं ऊपर के पार्ट्स, उनसे क्या होता है आपका जो लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर वेपर के द्वारा इन द, उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स द वाटर अप टू द, सक्शन होता है अपने आप वाटर ऊपर के ऊपर जाने लगता है, गर्मी देते हो वाटर अप टू द हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं लंबे लंबे। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट द फूड इन द प्लांट्स ऑकर वाया फ्लोएम। और ये ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम क्या करता है, बहुत सारे मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, फूड जो लीव्स में बनते हैं, हमारी जो किचन होती है पूरे प्लांट्स की, उससे क्या होता है पूरे प्लांट्स में ये फूड्स ट्रांसफर करता है। बिकॉज उन्हें भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, बिना न्यूट्रिशन के वो बाकी वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, बाकी मिनरल्स नहीं कर पाएगा। तो ऑफकोर्स इससे आपको समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया मैं लास्ट टाइम फिर बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे टैग कर देना। मैं आपको प्रॉब्लम को मैं आपके इस प्रॉब्लम के पूरे कोशिश करूंगा कि मैं सोल्यूशन दे सकूं, और कोशिश ही नहीं मैं दूंगा जरूर। तो ठीक है, तो आपका ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स कवर कर दिया। ओके, टिक कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब एक्सक्रीशन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट है अपना। इतना बड़ा चैप्टर जो ये लोग ने दिया है भाई, इसका कुछ उतना मतलब स्मॉल स्मॉल भी था जो, लेकिन मैंने आपको सही तरीके से करा दिया। ये होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो एक्सक्रीशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस होता है भाई, आप लोग जानते हो इसमें जो बॉडी वेस्ट होता है नॉर्मल, लेकिन निकल जाता है हमारे शरीर से, बहुत सारे प्रोसेस होता है, लेकिन इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक तरह से आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का छोड़ो, इसमें सारे वेस्ट ही अपने बॉडी से निकल जाते हैं। तो अगर आपको पूछे, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं बच्चों वाला सवाल, तो प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सिर्फ इतना लिख दोगे, मार्क्स आ जाएंगे फुल ऑफ फुल। ठीक है, एक्सक्रीटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। ये हमारे एक्सक्रीटिव सिस्टम हम लोग का क्या कंटेन करता है, पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज होती हैं यहाँ पे हमारे पास। पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स के दो आप पाइप देख सकते हो। और उसके बाद हमारे पास होते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आप देख सकते हो जहाँ से आपका मटेरियल, जितना वेस्ट मटेरियल होता है ये यहाँ से निकल जाता है। ओके, और आपका उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बस इतना ही चीजें। और द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो आप याद रखना, ये कहाँ होती है, किडनीज में जो होती है आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, ये फिल्टरेशन यूनिट होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। नेफ्रॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किडनी के। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, क्योंकि यार मैंने आपको जैसे कि बताया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर, दे कंसिस्ट ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड रेनल रेनल ट्यूबल। और ये बाउमेंस कैप्सूल जो कंटेन करता है यहाँ पे, और रेनल ट्यूबल, और जो आपके रेनल जो ट्यूब जाती रहती है वो, उसको हम लोग बोलते हैं आपके रेनल ट्यूबल। और जो बाउमेंस कैप्सूल तो आप जानते ही हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो यूरिन के फॉर्मेशन के क्या होता है, सम जैसे ग्लूकोज एमिनो एसिड आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब। यूरिन का फॉर्मेशन भी तो जरूरी है, कैसे वेस्ट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम लोग ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और ये सारी चीजों को हम लोग रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ वाटर भी हम लोग जो बाकी के मेन मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स होते हैं उनसे रीअब्सॉर्ब करते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाटर इज देयर इन इन द बॉडी। बॉडी के जितने अमाउंट ऑफ वाटर से हम लोग देखते हैं, इसी तो आप देखते हो ज्यादा आप लोग पानी पियोगे तो उसी हिसाब से ज्यादा यूरिन आपका सिक्रीशन हो जाता है बॉडी से। दैट्स वाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जो ब्लैडर ये आपका क्या होता है, नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है आपका। ये इसको मतलब हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मतलब ये पूरी तरह से नर्वस कंट्रोल के अंदर रहता है, नर्वस सिस्टम के साथ कंट्रोल में रहता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ने आपका
ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है। और आपको मैं एक और चीज नोट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना। प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में जब आप देखते हो ना वाटर को, वो जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से क्या होता है, वाटर जो अपवर्ड जाता है, आपका जो वाटर आपका कैसे जाता है, अपवर्ड जाता है। तो ये वाली चीजों को हम लोग बोलते हैं आपका एरियल, जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से वाटर जो ऊपर जाता है, आपका वाटर का वेपोरेशन होता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसपीरेशन। और उसी प्रोसेस में आपका प्लांट्स का जितना एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है वो सब निकल जाता है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स एटसेट्रा। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको होप कि आपको क्लास 8 की भी सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको नहीं, मतलब बाकी बहुत ज्यादा लोगों को, तो जो ये वीडियोस देखते हैं, हम लोग आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो यार चैनल को सपोर्ट दिखाओ और मतलब शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब तो करो ही। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे फटाफट से। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाना, अभी कभी इसको प्रैक्टिस कर लेना, एक बार एनसीईआरटी जरूर से जरूर देख लेना मेरे भाई बहन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।